नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, एग्जाम उसी का निकलता है जिसका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जीके जीएस की यदि हम बात करते हैं उसे तो सब पढ़ लेता है, मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ लेता है, लेकिन करंट अफेयर अभी जो घटनाएं हैं, समसामयिकी घटनाएं हैं, उसी पर आधारित होता है। तो इस पे भी अवेयर होना बहुत जरूरी है और ये आपके एग्जाम को क्रैक कराता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन चैंपियनशिप 2026 की यदि हम बात करते हैं तो महिला एकल का खिताब लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर खिताब अपने नाम किया है। देखिए, लिंडा नोस्कोवा ने 2026 विंबलडन चैंपियनशिप में महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता है। उन्होंने चेक खिलाड़ियों के बीच हुए फाइनल मुकाबले में कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराया है। 21 साल की नवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने रोमांचक 3 सेट वाले मैच में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। यदि हम लिंडा नोस्कोवा की बात करते हैं तो यह इसका पहला ग्रैंड स्लैम है। देखिए, यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। अब ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन और चौथे नंबर पे होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है, बारी बारी से होता है। और ये यदि हम बात करते हैं विंबलडन चैंपियनशिप 2026 जो अभी भी हुआ है, ये तीसरे क्रम का है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे ये यूएस ओपन होना है। तो ये नवंबर दिसंबर के माह में होता है, ये जनवरी के माह में होता है। ठीक है, और ये मार्च अप्रैल के माह में होता है। तो इस तरह से 4 ग्रैंड स्लैम होता है। और लिंडा नोस्कोवा की बात करते हैं तो इसका करियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। वही पुरुष एकल खिताब की बात करते हैं तो देखिए, पुरुष एकल खिताब में यानिक सिनर ने खिताब को अपने नाम किया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो 29वीं नवरत्न कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो जीआरएसी को दिया गया है। देखिए, 19 जून 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, इसी के साथ जो यदि हम बात करते हैं जीआरएसी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये भारत का 29वां क्रम का नवरत्न कंपनी बन गया, यानी कि भारत में कुल 29 नवरत्न कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। इसमें जयपुर भारत का एकमात्र शहर है जिसे शामिल किया गया है। और यदि हम जयपुर की बात करते हैं तो पूरे विश्व में इसका 6वां स्थान है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 की शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर जयपुर है। राजधानी जयपुर ने इस सूचकांक में दुनिया भर में 6वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के बीच में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी है। हर बार की भांति इस बार भी मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ, तो टेस्ट को आप कमेंट के माध्यम से भी उत्तर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, किस स्थान पर एआई समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? 2027। ठीक, तो एआई समिट 2027 की यदि हम बात करते हैं तो ये जिनेवा में आयोजन किया जाएगा, स्विट्जरलैंड। 2026 की बात करते हैं तो इसका आयोजन भारत में हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, 2026 में एआई समिट कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। कब से कब तक? तो 21-22 जून 2027। इसका उद्देश्य है सुरक्षित और मानव केंद्रित एआई नवाचार को बढ़ावा देना। देखिए, इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात भी एक प्रमुख भागीदार होगा, जो 2028 के ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा। तो 2027 में स्विट्जरलैंड करेगा और 2028 में संयुक्त अरब अमीरात। चलिए हम कुछ प्रमुख समिट को देख लेते हैं। एआई समिट 2027 ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन ये फ्रांस में। प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर यदि हम बात करते हैं COP15 की बैठक की हम बात करते हैं तो ये ब्राजील के कैंपो में आयोजित हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में हुआ है।
वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 गोवा में हुआ है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 62वां क्रम है, जर्मनी में हुआ है। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा में हुआ है, इथोपिया में है ये। फिर 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में हुआ है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा। 21वीं G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये अमेरिका में होने वाला है। तो इस तरह की प्रमुख समिट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। देखिए 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी की हम बात करते हैं तो ये हरियाणा से प्रारंभ हुआ है। हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो जिंड से सोनीपत तक इसका संचालन होगा, ठीक है। और ये देखिए हाइड्रोजन आधारित भारत की पहली रेलगाड़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो स्टीम इंजन पे आधारित था, उसके बाद डीजल की हम बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी आया है, फिर अब देखिए ये हाइड्रोजन से चलने वाला है। हो सकता है आने वाले समय में न्यूक्लियर से भी चले। खैर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी की शुरुआत की है। इसकी यदि कुल दूरी की बात करते हैं जिंद और सोनीपत की तो 89 किलोमीटर है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इसमें कुल 682 सीटें हैं, जबकि 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति की बात करते हैं तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। चूंकि यह अभी पायलट परियोजना है, इसलिए इसे नियंत्रित और सावधानी पूर्वक तरीके से शुरू किया जा रहा है। देखिए अभी आमतौर पर यदि हम एक्सप्रेस सुपरफास्ट की बात करते हैं ना, तो ये 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन यह हाइड्रोजन आधारित है और इसका ट्रायल अभी चल रहा है, तो 75 किलोमीटर ही इसका अधिकतम स्पीड है। अच्छा, इसका किराया की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका किराया बहुत कम है, 5 रुपए से 25 रुपए तक का है। तो जिंद से यदि आप सोनीपत तक जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 25 रुपए लग जाएगा, तो बहुत सस्ता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया है और इसका निर्माण है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया है। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आने वाला छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे मात्र 1.5 वर्ष के अंतराल में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस श्रृंखला का पहला जहाज INS नीलगिरी जनवरी 2025 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो याद रखें 2025 में INS नीलगिरी को शामिल किया गया और अब INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 10 जुलाई को किस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी नई सैटेलाइट फोन सर्विस शुरू की है? तो नई सैटेलाइट फोन की यदि हम बात करते हैं तो 10 जुलाई की हम बात करते हैं तो ये BSNL शुरू किया है। देखिए 10 जुलाई सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपनी नई सैटेलाइट फोन सर्विस शुरू की। इस सैटेलाइट फोन की कीमत लगभग 1.34 लाख रखी गई है। यह सैटेलाइट फोन बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट के जरिए कॉल कर सकेगा। इस फोन का उपयोग खासकर आपदा क्षेत्रों, जंगलों और समुद्री सीमाओं पर काम करने के लिए बनाया गया है। ये कठिन इलाकों में कम्युनिकेशन का एक भरोसेमंद साबित होगा। तो देखिए BSNL के लिए अच्छी बात है कि ये सैटेलाइट आधारित फोन लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य कौन बना है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में यदि हम बात करते हैं तो भारत का सबसे अमीर राज्य की हम बात करें तो ये है सिक्किम, ठीक है। यदि हम इस प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो देखिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय $2,677 है। देखिए अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार सिक्किम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य बना हुआ है। इस पूर्वोत्तर राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 में 7,07,179 की प्रति व्यक्ति GSDP की दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 327% है, जबकि इसकी आबादी बहुत कम है। दूसरी ओर बिहार प्रति व्यक्ति GSDP सिर्फ 68,624 है, जो राष्ट्रीय आंकड़े का लगभग 32% है। सिक्किम सबसे आगे है, उसके बाद गोवा, फिर दिल्ली, चंडीगढ़ और उसके बाद तेलंगाना है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्यों में तेलंगाना सबसे ऊपर है, जो कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात से आगे है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा यदि हम बात करते हैं GSDP के मामले में तो सिक्किम है और सबसे कम की बात करते हैं तो बिहार है। चलिए देखिए, ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है।
इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए ये एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। किस देश के रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ था और इसका यदि हम विजेता की बात करते हैं तो इस विजेता का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको एक उत्तर और भी देना है, क्या भारत कभी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, किसको हराकर जीता है? ठीक है, भारत कभी इसके विजेता बने हैं कि नहीं बने हैं, ये कौन सा संस्करण का था और कहाँ खेला गया है? ठीक है, अब पहली बार कुल टीमों की संख्या की बात करते हैं तो इस बार सर्वाधिक 12 टीम इसमें शामिल थी, तो ये भी इसके लिए अच्छी बात है। चलिए मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2027 के यदि हम 16वां संस्करण की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन पर 8 से 12 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। हर 2 साल में होने वाला यह आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत होता है। इस आयोजन में दुनिया भर से हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां, रक्षा कंपनियां, सैन्य प्रतिनिधि मंडल और हवाई क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होते हैं। तो ये 16वां है जो कि 2027 में होने वाला है। और 15वां की बात करते हैं तो 10 से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है, येलाहंका में ही आयोजित किया गया था। और पिछला जो थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। देखिए अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर की यदि हम बात करते हैं तो ये कोपेनहेगन है और ये कहाँ है? तो डेनमार्क देश में है। देखिए जुलाई 2026 में जारी इंडेक्स में 173 शहरों का आकलन किया गया और उसके आधार पर रैंक जारी किया गया है। तो देखिए कोपेनहेगन लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित हुआ है और दूसरे और तीसरे नंबर पे वियना है और तीसरे नंबर पर मेलबर्न है। भारत का कोई भी शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। ठीक है, देखिए पहले स्थान पर कोपेनहेगन, फिर वियना, मेलबर्न, सिडनी, फिर ज्यूरिख। तो ये 5 प्रमुख टॉप 5 देश हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में खेले गए एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में किस देश को 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, तो ये पहला टेस्ट मैच था, ऐतिहासिक टेस्ट मैच था और इसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है और इस तरह से इतिहास अपने नाम किया है। ठीक है, याद रखेंगे इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल बुनियादी ढांचे के लचीलेपन के लिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं तो इसमें सिंगापुर देश पहले स्थान पर है। देखिए सिंगापुर ने अपने अत्यधिक उन्नत राष्ट्रीय साइबर रक्षा ढांचे के कारण ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस वैश्विक सूची में भारत ने भी महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 12वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का प्रधानमंत्री आए दिन बदलते ही रहते हैं, मतलब यहाँ की सरकार स्थिर सरकार नहीं है। जैसे भारत में संसद प्रणाली है वैसी इंग्लैंड में भी है। भारत का संसद प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है, लेकिन भारत और इंग्लैंड में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और इनके यहाँ जो होता है वो किंग होता है, वहाँ के राजघराने से संबंधित व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है और उन्हीं का अंतिम अनुमोदन होता है। तो 59वें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एंडी बर्नहम, ये इनका इमेज है। देखिए इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में एंडी बर्नहम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के अधिकांश सांसदों ने बर्नहम का नाम का समर्थन किया है और उनके 20 जुलाई को औपचारिक रूप से पद संभालने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 जुलाई 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो खुदरा मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो ये 4.38 हो गई है। ठीक, और देखिए एक चीज और बता देता हूँ, WPI होल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं या भारत की GDP की बात करते हैं तो ये अब इसका जो बेस ईयर पहले 2011-12 था, अब ये बेस ईयर बदल कर दोनों का, ठीक है, 2022-23 हो गया। इसे आप याद रखिएगा। देखिए मई के 3.93% की तुलना में जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.38% हो गई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की यदि हम बात करते हैं तो ये जून में 5.32% है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यह वह पैमाना है जिससे हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई दर को मापते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इसका रेट बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया, तो बस जैसे यदि खुदरा मुद्रास्फीति का रेट बढ़ता है समझिए महंगाई बढ़ता है। इससे पता चलता है कि आम लोगों द्वारा इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे दूध, सब्जी, कपड़े, सेवाओं की बात करें तो बिजली बिल, शिक्षा की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर सीपीआई बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है और आपके पैसे की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता कम होती है। ठीक है, पहले आप 100 रुपये में ज्यादा सब्जी खरीद पाते थे, आज आप यही 100 रुपये में कम सब्जी खरीद पाते हैं। देखिए, इसको जारी करने वाला है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसके जारी किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने भारत की पहली महिला क्रिकेटर की यदि हम बात करते हैं तो यह है क्रांति गौड़। ये क्रांति गौड़ है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 60 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था और प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल विस्ता क्षेत्र किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया है। तो सेंट्रल विस्ता क्षेत्र की हम बात करते हैं जो इसका नाम अभी परिवर्तित भी हो चुका है, कर्तव्य भवन कहा गया, तो ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश किस राज्य के गौ हत्या मामले से संबंधित है। तो स्थगन आदेश क्या होता है पहले ये देखिए। तो यदि कोई निचली अदालत कोई डिसीजन लेता है तो उसे रोकने के लिए उससे ऊपर के अदालत जो है वो स्थगन आदेश लाता है, मतलब तुम्हारा आदेश को स्थगित किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इस तरह का जो स्थगन आदेश की हम बात करते हैं जो गौ हत्या को लेकर है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ये। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, संविधान के अनुच्छेद 32 में ऐसे 5 प्रकार के आदेशों का जिक्र किया गया है जिसका उपयोग सरकारी कार्य को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 से जुड़े मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। स्थगन आदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यह एक न्यायिक निर्देश है जिसके द्वारा अदालत किसी चल रही कानूनी कार्यवाही, निचली अदालत के फैसले या किसी विवादित गतिविधि को अस्थायी रूप से रोक देती है। इसका मुख्य उद्देश्य मामले की अंतिम सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखना होता है। तमिलनाडु की हम बात करते हैं, राजधानी चेन्नई है और वर्तमान मुख्यमंत्री ठीक है सी जोसेफ विजय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भारत के पहले सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, तो एआई आधारित विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है। देखिए, कर्नाटक ने एआई शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने बेंगलुरु आयोजित गूगल इनपुट आउटपुट कनेक्ट इंडिया 2026 इवेंट के दौरान किया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के यदि हम मकसद की बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास एआई टैलेंट तैयार करना, अत्याधुनिक रिसर्च को आगे बढ़ाना और एकेडमिया, इंडस्ट्री और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों की अवधि के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है जिसका कुल परिव्यय कितना है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ठीक है ISM 2.0 की हम बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव रखा है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो ड्रीम है यदि हम बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन के मामले में भारत को एक वैश्विक हब के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र बनाना है। सरकार लगभग 4 लाख करोड़ के निजी निवेश आकर्षित करना चाहती है। योजना में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े कच्चे माल, विशेष रसायन और औद्योगिक गैस उत्पादकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में गुंचा पर्व मनाया गया है या जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करते हैं उसी से संबंधित है। ये वर्ष 2026 के लिए पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को पूरी ओडिशा में शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ किस मंदिर तक की यात्रा करते हैं। तो देखिए, जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है यदि हम इसकी बात करें तो ये जगन्नाथ से गुंडीचा मंदिर तक जो रथ की यात्रा होती है ये है। ठीक है, तो देखिए विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को शुरू हुआ है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मुख्य जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक वार्षिक यात्रा का सम्मान करता है जिसे उसके मौसी का घर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने किस देश के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी है? तो ये जो सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान है ये रूस का है। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री की। तो ये है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ठीक है, ISS पर गए हैं शुभांशु शुक्ला। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं राकेश शर्मा की। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, लेकिन स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला है। और अनिल मेनन की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान है ये रूस का है। ठीक है, तो देखिए वे अपने 2 रूसी साथियों प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना के साथ 9 महीने की वैज्ञानिक अनुसंधान मिशन पर गए हैं। ठीक है, वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली नाइट सफारी जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है किस शहर में विकसित की जाएगी? तो ये लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित 1510 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी होगी और सिंगापुर, थाईलैंड, चीन व इंडोनेशिया के बाद दुनिया की 5वीं ये नाइट सफारी होगी। ठीक है, इसमें यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5000 हेक्टेयर है, यानी कि 855 एकड़ में प्रथम चरण में के कुकरेल आरक्षित वन में विकसित की जाएगी। लखनऊ में कहा तो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित जंगल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन को हाल ही में किस संस्था के प्रमुख कार्यबल में नियुक्त किया गया है? तो यदि हम रघुराम राजन की बात करते हैं तो इसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व में, ठीक है, नियुक्त किया गया है। रघुराम राजन जो भारत सरकार के, यदि हम बात करते हैं भारत के RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, जितने भी बैंक है वो सब RBI के अधीन होता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होता है। तो ये इसके गवर्नर भी रह चुके हैं। और रघुराम राजन को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा गठित प्रमुख कार्यबल में नियुक्त किया गया है। उन्हें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्स द्वारा गठित बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो ये भैरव यात्रा की हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध यात्रा है और इसे हाल ही में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ये सदियों पुराना बेहद लोकप्रिय आध्यात्मिक उत्सव है जो मुख्य रूप से होली पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, 60 से ज्यादा सालों के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी की हालिया खबर किस संरक्षित क्षेत्र से हुई है? तो ये देखिए 7 साल बाद इसकी वापसी हम देख रहे हैं, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। तो ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में आई है। ठीक है, तो गुजरात की गिर नेशनल पार्क जो कि बब्बर शेर के लिए प्रमुख है, तो यहाँ 60 साल से ज्यादा वर्षों के बाद स्थानीय स्तर पर विलुप्त रहने के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की सफलतापूर्वक वापसी हुई है। गुजरात वन विभाग ने प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत 2 चरणों 2021-23 में 40 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को फिर से बसाया है। देखिए, फिर से बसाया गया हॉर्नबिल ने सफलतापूर्वक अपने इलाके बना लिए हैं और जंगल में प्रजनन किया है, जिससे पता चलता है उनकी आबादी खुद ब खुद फल फूल रही है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।